बीपीएससी एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, जिस आईएएस और आईपीएस को हम आज भारत का स्टील फ्रेम कहते हैं, उसकी जड़ें एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी में हैं। ये कहानी इस बात की है कि कैसे सिर्फ मुनाफा कमाने आए व्यापारी धीरे धीरे भारत के शासक बन बैठे, और उसी दौरान उन्होंने एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, उसने दुनिया की सबसे मजबूत ब्यूरोक्रेसी में से एक को आखिर जन्म कैसे दे दिया? इसका जवाब एक बहुत लंबी कहानी में छिपा है, जिसमें कई समितियां हैं, कई सुधार हैं और बहुत बड़े बड़े बदलाव शामिल हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी शासक बने। फिर देखेंगे कि कैसे कॉर्नवालिस ने इस बिखरे हुए सिस्टम को एक शक्ल दी। उसके बाद बात होगी कंपटीशन की शुरुआत की, एचएसएन कमेटी ने इसे कैसे बदला, भारतीयकरण की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों थी, और आखिर में आईसीएस कैसे आईएएस बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। देखिए, शुरू में इसके कर्मचारी कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, वो तो व्यापारी थे। उनका एक ही काम था, व्यापार और रेवेन्यू इकट्ठा करना, बस। लेकिन जैसे ही कंपनी के हाथ में जमीन और सत्ता आई, इन व्यापारियों को रातों रात शासक बनना पड़ गया। अब जरा सोचिए, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा ही नहीं था, वो अब कानून व्यवस्था संभाल रहे थे। इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। वो स्थानीय लोगों का शोषण करते, राजाओं से रिश्वत लेते और प्राइवेट रेट से अपनी जेबें भरते थे। तो इस भ्रष्टाचार और पूरी तरह से फैली हुई अव्यवस्था को ठीक करने की पहली बड़ी कोशिश की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1786 में जब वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, तो उन्होंने सिविल सेवाओं को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा उठाया। कॉर्नवालिस का सॉल्यूशन बड़ा सीधा सा था। अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो वेतन बढ़ाना होगा, और उन्होंने यही किया। उन्होंने सैलरी इतनी बढ़ा दी कि उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी बन गई। इसके साथ ही प्राइवेट ट्रेड और रिश्वतखोरी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, और प्रमोशन का आधार सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी को बना दिया गया। लेकिन इन सुधारों का एक बहुत ही स्याह पहलू भी था। कॉर्नवालिस ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो सीधे सीधे नस्लीय भेदभाव पर टिकी थी। जितने भी बड़े और शक्तिशाली पद थे, जिन्हें कवनेंटेड पद कहा जाता था, वो सिर्फ यूरोपियों के लिए रिजर्व कर दिए गए। भारतीयों को सिर्फ निचले स्तर के अनकवनेंटेड पदों तक ही सीमित रखा गया। अब सिस्टम में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। अब तक नौकरियां कैसे मिलती थीं? कंपनी के डायरेक्टर्स की सिफारिश पर, लेकिन अब इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर आधारित करने की बात होने लगी। ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 1800 में हुई, जब ट्रेनिंग के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। लेकिन जो असली गेम चेंजर था, वो था 1853 का चार्टर एक्ट। इसने सिफारिशों वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया और ये तय किया कि अब भर्ती सिर्फ और सिर्फ एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही होगी। अब देखिए, कागज पर तो ये परीक्षा खुली थी, सबके लिए ओपन थी, पर असलियत में इसे भारतीयों को बाहर रखने के लिए ही डिजाइन किया गया था। जरा सोचिए, एग्जाम होता था लंदन में, भाषा थी अंग्रेजी, सिलेबस में ग्रीक और लैटिन जैसे विषय थे जो भारत में कोई नहीं पढ़ता था, और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम एज लिमिट घटाकर सिर्फ 19 साल कर दी गई थी। मतलब ये एक तरह की नामुमकिन चुनौती थी। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद कुछ भारतीय सफल हुए। 1863 में रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन सच तो ये है कि यह एक अपवाद था, नियम नहीं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी कमेटी की, जिसने सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को फंडामेंटली बदल दिया। ये थी 1886 की एचएसएन कमेटी। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कमेटी ने कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड जैसे भेदभाव करने वाले शब्दों को ही हटा दिया। इसकी जगह एक 3 लेवल का सिस्टम बनाया गया, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेटेड। हाँ, सबसे ऊंची यानी इंपीरियल सर्विस के लिए एग्जाम अभी भी इंग्लैंड में ही होता था, लेकिन अब कम से कम प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं के दरवाजे भारतीयों के लिए भारत में ही खुल गए थे। इस कमेटी ने एक और बड़ी राहत दी। एग्जाम के लिए जो मैक्सिमम एज थी, उसे वापस बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया। ये भारतीय उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही जरूरी और वेलकम स्टेप था।
अब जैसे जैसे भारत में राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, अंग्रेजों पर दबाव भी बढ़ने लगा। उन्हें धीरे धीरे इन सर्विसेज में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी और बिना मन के की जा रही थी। तो इसी दबाव के चलते कुछ बदलाव हुए। मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड सुधार आए और फिर 1924 में आया ली कमीशन। इसने एक क्रांतिकारी लक्ष्य रखा, अंग्रेज और भारतीय अधिकारियों के बीच 50-50 का अनुपात। इसी कमीशन ने भारत में एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की भी सिफारिश की थी। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, लक्ष्य तो 50% का रख दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग थी। इस लक्ष्य तक पहुंचने का सफर बेहद धीमा और मुश्किल था। असल में असली ताकत और कंट्रोल अभी भी पूरी तरह से ब्रिटिशों के ही हाथ में था। और अब हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, आज़ादी के बाद का दौर और इस पूरे सिस्टम की विरासत। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS बन गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज़ाद भारत ने गुलामी के प्रतीक इस औपनिवेशिक ढांचे को आखिर अपनाया ही क्यों? इसका जवाब उस समय के हालात में छिपा है। देश बंटवारे की आग में जल रहा था, रियासतें भारत में शामिल होने से हिचक रही थीं, चारों तरफ उथल-पुथल थी। ऐसे में यही मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा देश में स्थिरता की एकमात्र उम्मीद था। उस समय के एक ICS अधिकारी सर उमाशंकर वाजपेयी ने जो कहा, वो इस भावना को बखूबी दर्शाता है। अगर मैं एक विदेशी ताकत की इतनी अच्छी सेवा कर सकता हूं, तो सोचिए मैं अपने देश के लोगों की कितनी बेहतर सेवा करूंगा। और इसी मजबूती की वजह से भारतीय सिविल सेवा को अक्सर स्टील फ्रेम या इस्पात का ढांचा कहा जाता था। ये वाकई एक ऐसी शक्तिशाली और कठोर संरचना थी जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को सहारा दिया और उसे सालों साल कायम रखा। और यहीं आकर हम आज के सबसे बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। क्या ये औपनिवेशिक स्टील फ्रेम जो हमें विरासत में मिला, आज के भारत के लिए एक मजबूती है या फिर एक ऐसा बोझ जिसे हम आज भी ढो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।